हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों शुरू करते हैं 22 मार्च के करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डे। तो हाल ही में किस देश ने आईएसए में शामिल होने के लिए भारत के साथ एक समझौता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब इसका होगा इटली। तो जैसा कि आप जानते हैं आईएसए में कुल मिला के इस समय 101 देश हो गए हैं और ये सभी देश जो हैं ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। ठीक है, 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़े का आयोजन कर रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में इब्सा यानी कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का महिला फोरम, तो इसकी बैठक हुई है और इस बैठक का नेतृत्व किया गया है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा। स्टॉप टीबी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप क्षय रोग कहते हैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका जो सेवा काल होगा 3 साल होगा। भारत ने 2025 तक संपूर्ण टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था 18 मार्च को और किस पूर्व खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब इसका है माइकल होल्डिंग्स, जो कि वेस्ट इंडीज़ के सम्मानित खिलाड़ी हैं। और CEE यह देशों का एक समूह है जिसे आप कहेंगे सेंट्रल ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ का एक संगठन है CEE, जिसने जो है सिनात्रा सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। अगर इन प्रश्नों को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप 21 मार्च का जो करंट अफेयर है उसको वॉच कर सकते हैं। किस संगठन ने एम्ब्रासिंग डिजिटल इज कोविड-19 द कैटलिस्ट फॉर लास्टिंग चेंज नामक शीर्षक से एक सर्वेक्षण पूरा किया है? सही जवाब है EY नामक संगठन। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान जो डिजिटल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एज अगर भारत में कोई मरीज है तो उसको डिजिटली और रोबोट के द्वारा किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला है इस कोविड-19 एज में, जो कि 2020 में तो बहुत ही कहर ढाया। इसके बाद कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की खोज हाल ही में की गई है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। ये याद रखना, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, इसके द्वारा वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जिसको आप वसंत विषुव कहते हैं, ये अभी हाल ही में 20 मार्च की घटना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है सोलर मतलब सन हमारा हो गया। पृथ्वी चारों तरफ इसके चक्कर लगाती है। पृथ्वी जब यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर जो इक्वेटर है ये सूर्य के बिल्कुल लंबवत होता है और यही स्थिति जो बनती है ये जो है 20 से लेकर 22 मार्च के बीच में बनती है और इसे कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अरिंदम बागची को अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता स्पीकर नियुक्त किया गया है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया अभी हाल ही में 18 मार्च को और एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। तो ये थे 21 मार्च के करंट अफेयर और अब बारी है 22 मार्च के प्रश्नों की। लेकिन उसके पहले आगे आपको याद दिला देंगे रिवीजन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो संपूर्ण वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो समय लगेगा, इसके लिए आपको ई-बुक प्रोवाइड करवाई जाती है। ई-बुक अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो नीचे जितनी भी ई-बुक्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं उसके लिए एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए, आप पहुँच जाएंगे। एक स्टोर है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर जो भी किताबें आप चाहते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी की करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा UPPCS कि सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, RO के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और भी कुछ सामग्री है वहाँ पर जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आज की तारीख है 22 मार्च और आज पूरी दुनिया में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे कि लोग पानी गिराते समय बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते हैं। आपको जल संरक्षण पर ध्यान जरूर देना चाहिए। एक एक बूंद के लिए जीवन जो है वो जा सकता है। फिलहाल इसका उद्देश्य होता है जल संरक्षण और विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को जल की पर्याप्त उपलब्धता। शुरुआत हुई थी ब्राज़ील में जब रियो डी जेनेरियो में 1992 में 1992 में आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम। उसी में बात कही गई कि विश्व जल दिवस मनाया जाना चाहिए। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। 2021 की थीम है
पानी का महत्व यानी कि वैल्यूइंग वाटर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, वैल्यूइंग वाटर। और 2020 में थीम रखी गई थी जल व जलवायु परिवर्तन। तो 2020 और 21 दोनों थीम इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी थीम पूछी जा सकती है। अक्सर यूपीपीएससी क्या करता है कि पिछले साल की थीम ही पूछता है, करंट ईयर नहीं पूछता है, पिछले साल की थीम पूछ लेता है। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की, और पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसको आप GWEC कहते हैं, तो GWEC ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके अनुसार प्रशांत एशिया क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, भारत जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार दूसरे स्थान पर है। ये बहुत ही गौरव की बात है। पहले स्थान पर है चीन, ठीक है, दूसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। तो यहाँ पर जो डेटा उपलब्ध है वो देख लेते हैं। वर्ष 2020 के दौरान प्रशांत एशिया में कुल 55,564 मेगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, यानी कुल 55,564, बहुत ही बढ़िया काम। इसमें चीन ने रिकॉर्ड 52,000 मेगावाट क्षमता के साथ पहले स्थान प्राप्त किया है। तो चीन ने वाकई कमाल किया है, 52,000 मेगावाट। भारत दूसरे स्थान पर है, अंतर देखिए, 1,119 मेगावाट, पहले स्थान पर 52,000, दूसरे स्थान पर 1,119। 1097 मेगावाट की क्षमता के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो ये तीनों देश हैं क्रमशः, पहले स्थान पर आ रहा है चाइना, दूसरे स्थान पर आ रहा है अपना प्यारा भारत, तीसरे स्थान पर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर फेंग जाओ जो कि GWEC के मार्केट इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व स्तर पर सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला क्षेत्र है। इसमें 2020 में सभी नई वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता के 60% से अधिक जो है मतलब इजाफा हुआ, स्थापित किया गया। पवन ऊर्जा के लिए 2020 एक रिकॉर्ड वर्ष जरूर था, लेकिन भारत में मंदी का असर दिखा और 2019 में स्थापित क्षमता से आधे से भी कम इसमें जुड़ सका। भारत में बाजार की गति में गिरावट देख रहे हैं, ये कहना है मार्तंड शार्दुल जो कि GWEC के इंडिया में नीति निदेशक हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये दोनों हस्तियों को आप याद रखिएगा, फेंग जाओ जो कि GWEC के मार्केट इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी के प्रमुख हैं, साथ ही साथ मार्तंड शार्दुल जो कि GWEC के इंडिया में नीति निदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये जो नाम है इसको जरूर याद रखना, 2011 ये आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, ये जो एक एस्टेरॉयड है जिसको आप क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा सूरज, इसके बाद अलग अलग ग्रहों का यह परिक्रमा कक्ष है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। ये जो एस्टेरॉयड है जिसको 2011 EF032 कहा गया, ये जो है इस मार्ग से गुजरा है, यानी कि पृथ्वी से काफ़ी दूरी से लेकिन बहुत ही निकट से ये गुजरा है। और ये कब गुजरा है? ये गुजरा है कल, यानी कि 21 मार्च की रात्रि को लगभग 9:30 बजे के आसपास। और ये जो एस्टेरॉयड था इसकी कुल लंबाई एफिल टावर से 3 गुना थी। रविवार रात 9:33 पर पृथ्वी के नज़दीक से यह गुजरा। 2001 EF432 नाम के इस एस्टेरॉयड को 8 इंच डायमीटर या उससे बड़े टेलीस्कोप की मदद से पूरी दुनिया में देखा जा सकता था। इसकी लंबाई 996 मीटर है, आप समझ सकते हैं 996 नियर अबाउट 1 किलोमीटर मान के चलिए। और नासा ने इसे खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है, हालांकि इससे पृथ्वी को अगले सैकड़ों वर्षों तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार यह एस्टेरॉयड तकरीबन 34.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे सौरमंडल से गुजरने वाला था और यह 5.25 लूनार डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी के पास से होकर निकल गया। तो फिलहाल इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा ताकि आप इस फैक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। किसानों के हित में चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये किस राज्य से संबंधित है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ में 2 योजनाएं हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए फॉर द एग्जाम्स। एक तो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना और दूसरी है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसको आप कहते हैं ISSF,
इसका आयोजन वर्तमान में न्यू दिल्ली इंडिया में चल रहा है। तो इसमें अभी हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये हैं यशस्विनी सिंह देसवाल। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और आपको बता दें कि भारत की यशस्विनी सिंह देसवाल ने शनिवार को, यानी कि आज की तारीख कितनी है, 22, 21, 20, तो 20 मार्च को की यह रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि 20 मार्च को ISSF विश्व कप में मनु भाकर को पछाड़ते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया। यशस्विनी 8 महिलाओं के फाइनल में 238.8 अंक के साथ शीर्ष पर रही हैं। बेलारूस की विक्टोरिया चैका 215.9 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किए हैं और मनु भाकर को रजत पदक मिला है। तो गोल्ड मिला किसको? यशस्विनी को। रजत मिला है मनु भाकर को और ब्रॉन्ज मिला है किसको? बेलारूस की विक्टोरिया चैका को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दुनिया के नंबर 1 निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता है। 18 वर्षीय दिव्यांश ने 228.1 स्कोर किया और तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के लुकास कोजेनेस्की ने 249.8 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया है? तो ये जो विधेयक था, इसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पारित किया था। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में इसी विधेयक को हरियाणा ने भी पारित कर दिया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा दूसरा राज्य बन गया है जिसने विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे जो है उसकी भरपाई करवाई जाएगी, और इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। हरियाणा राज्य की विधानसभा ने ध्वनिमत से यह विधेयक जो है पारित किया है। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये आपको याद रखना है। 18 मार्च को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने का कानून पास कर दिया है? यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो जीवित नहीं रह पाएगा और अपने रोग की वजह से बहुत अधिक सफ़र कर रहा है, या उसके परिवार को बहुत अधिक, जैसे मान लेते हैं किसी का ब्रेन डेड हो गया, तो डेफिनेटली वो एक न एक दिन मर ही जाएगा, उसके वापस सामान्य होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु को वैध करने का कानून स्पेन ने पारित कर दिया है। इसमें क्या किया जाएगा कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डॉक्टर क्या होगा, जो मेडिकल सपोर्ट है उसको हटाकर फिर उसे मेडिकली, यानी कि एक शांत मौत उसे दे दी जाएगी। तो ये कानून पास करने वाला स्पेन जो है, अभी हाल ही में स्पेन ने इसे पारित किया है। हालांकि इच्छा मृत्यु कई देशों में वैलिड है, लेकिन भारत में यह वैलिड नहीं है। भारत में इसके लिए इस पर कोई कानून नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी का अर्थ आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि लंबा जीवन। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यानी कि यह जो योजना होगी ये मेडिकल सपोर्ट से संबंधित है। तो यह योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये बता दें कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कनराज मिश्रा, और इस योजना को राजस्थान में 1 मई से स्टार्ट किया जाएगा। इसकी जो घोषणा की गई है अभी हाल ही में 18 मार्च को योजना शुरू होगी 1 मई 2021 से, और इसमें राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित होगा तो उसे 5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा उसे मुफ्त करवाया जाएगा। हाल ही में किसने अफगान शांति बैठक की मेज़बानी की है? अफगान में जो वहाँ पर तालिबान और जो वहाँ पर सिस्टम है, दोनों के बीच शांति बनी रहे, इसके लिए एक शांति बैठक करवाई गई और इसकी अध्यक्षता की है ऑप्शन सी रूस ने। तो रूस ने अफगान शांति बैठक की मेज़बानी की है और इस बैठक पर आयोजित सरकारी प्रतिनिधियों और तालिबान सलाहकारों को साथ लाने के लिए किया गया है। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया बहाल करने को इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को भी शामिल किया गया था। भारत सरकार द्वारा लॉन्च ऐप स्टोर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें आई स्टोर होता है, और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप प्ले स्टोर से। इसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा भी एक ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है, और ये ऐप स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर के नाम से जाना जाएगा। इसमें जाकर आप बहुत सारे ऐप जो कि भारत सरकार के द्वारा या फिर भारत सरकार के अन्य विभागों के द्वारा जारी किए जाते हैं
उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्तमान में भारत सरकार यह ऐप स्टोर कई डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं के 965 लाइव ऐप होस्ट कर रहा है। इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? सही जवाब क्या होगा? ये हैं आपके ऑप्शन, और सही जवाब है ऑप्शन ए तंजानिया। तो फिर तंजानिया ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है डोडोमा, और अभी हाल ही में सामिया सुलू हसन ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने अपनी जो कुर्सी संभाली है। T20 में विराट कोहली के बाद 9000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तस्वीर पहचानिए, और ये हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में केवल 12 रन बना पाए, लेकिन इस बीच उन्होंने T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं। याद रखना इसको, भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें बल्लेबाज। T20 में सर्वाधिक रन वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल ने बनाए हैं, 13,720 रन। उसके बाद वेस्टइंडीज़ के किरोन पोलार्ड 10,629, पाकिस्तान के शोएब मलिक 10,488, न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम 9,922, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 9,824 रन, ईरान फिंच 9,718 रन। इसके अलावा कोहली दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स 9,111, और इसके बाद फिर रोहित का नंबर आता है। ठीक है, तो ये है पूरा डेटा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जब पहली बार कोई महिला मातृत्व के लिए गर्भधारण करती है तो उसे जो है कुछ धन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जो महिला का वो समय होता है उस दौरान उसको आराम महसूस हो सके और पोषण में कोई कमी नहीं आए। तो यह योजना सबसे अधिक जो है लागू की गई कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुल 22,02,258 आवेदन आए, जिस पर 942 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मातृ वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म से पहले महिला को धन नकदी प्रोत्साहन दिया जाता है। डॉन अंडर द डोम एक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह एक ई बुक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो किताब है ये ई बुक है, जिसे आर्किड मुखर्जी और स्वाति पांडे ने लिखी है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। लेकिन यही किताब, सेम नाम की एक किताब और भी है, और ये किताब है स्टीफन किंग की। याद रखना, अंडर द डॉम ये जो किताब है। अब यहाँ पर जो देखो जो किताब है ये डॉन अंडर डॉम है, ठीक है, और अंडर द डॉम ये थोड़ा सा अंतर है। ये किताब लिखी गई है स्टीफन किंग के द्वारा। फिलहाल डॉम अंडर डॉन ये जो किताब है इसे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, और यह एक डिजिटल बुक है जिसमें जो है मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बारे में उसका इतिहास बताया गया है, और इसे लिखा गया है पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ मुंबई स्वाति पांडे के द्वारा। इसमें सहयोगी रहे उनके आर्चिड मुखर्जी। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा, आसामीज कुजिन्स द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार। तो ये जो वेबिनार था इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आसामीज व्यंजन पर आधारित ये वेबिनार था, और इसका आयोजन किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो वेबिनार किया गया इसका मुख्य उद्देश्य था कि असम में पर्यटन को बढ़ावा देना। और अब बारी है क्विज नंबर 21 की। मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। सही जवाब इसका था इंद्रजीत गुप्ता समिति। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। फिलहाल यहाँ पर जो नाम फीचर हो रहा है वो हैं सुनील सिंह जी। तो इन्होंने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए जून 1998 में इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया था। सोमनाथ चटर्जी, मनमोहन सिंह, मधुकर सरपोतदार, विजय कुमार मल्होत्रा, SR मुथैया और दिग्विजय सिंह इस समिति के अन्य सदस्य थे, और इस समिति ने चुनाव खर्चों में कमी करने से संबंधित चुनाव सुझाव जो थे वो दिए थे। तो बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा इन्होंने। इसके अलावा अन्य लोग भी बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग सभी के आंसर को पढ़ा करें, इससे आपका जो जीके होगा वो स्ट्रांग होता चला जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अब बारी है आज के क्विज की, और आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। बताइए कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है? कॉमन सिविल कोड, और ये हैं आपके ऑप्शन। तो बताइएगा डिटेल में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।